गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य कथन बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति विधानमंडल द्वारा विनिश्चित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से ही की जाती है। जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में कह यह रहा है कि ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, जो ग्राम स्तर पर जितने भी सदस्य चुने गए रहते हैं, क्या वह सदस्य अपने में से ही कोई भी ग्राम प्रधान चुन सकता है? कोई भी ग्राम प्रधान क्या ग्राम सदस्य जो चुने रहते हैं वही उनके द्वारा ही चुना जाता है? तो नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत जनता के द्वारा कह सकते हैं या ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन मत प्रणाली से चुना जाता है। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था? ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, यहाँ देखिए पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। तो नहीं, पंचायत सदस्यों द्वारा अपने में से ही नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत ग्राम सभा द्वारा या जनता द्वारा ग्राम प्रधान चुना जाता है। सेकेंड है, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति। मैं कल आप लोगों को बताई थी कि यह कल या परसों किसी दिन वीडियो में बता चुकी हूँ कि अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी रीति जो होगा उसको भी निश्चित या उसको तय करने बनाने की जो शक्ति होगी वो किसके अंदर निहित होगी? तो विधानमंडल के अंदर निहित होगी। यह हमारा सही है। मध्यवर्ती स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। हाँ, यह सही है, क्योंकि मध्यवर्ती स्तर पर जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जो वहां पर मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने में से ही किसी को बनाया जाता है मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष। फिर आता है जिला स्तर पर भी ये चीजें सही हैं, लेकिन ग्राम स्तर पर यह सही नहीं है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बल्कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसमें सत्य नहीं पूछा था, असत्य पूछा था, तो हमारा आंसर ए बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों को कर अधिरोपित करने और संग्रहित करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप लोगों को पता है कि जो पंचायतों के द्वारा कर को संग्रहित करने या अधिरोपित करने की शक्ति है, यह किसमें निहित है कि किसके द्वारा यह कर अधिरोपित की शक्ति प्रदान की जाती है पंचायतों को? तो यह राज्य विधान मंडल में यह शक्ति निहित है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो ही कर अधिरोपित करने की शक्ति या कर को संग्रहित करने की शक्ति पंचायत को दे सकती है। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि यह शक्ति किसमें निहित होती है कि पंचायत को कर अधिरोपित करने की या संग्रहित करने की शक्ति प्रदान करे? तो यह राज्य विधानमंडल में शक्ति निहित होती है। इनमें से कौन सा कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं है? तो भूमि कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में है, प्रकाश कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में है, निजी शौचालयों पर कर पंचायत के क्षेत्राधिकार में है, बट मद्यपान पर कर यह पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो पंचायत के द्वारा कौन कौन सा कर लगाया जा सकता है? भूमि कर, प्रकाश कर, निजी शौचालयों पर कर। और हमारा यहाँ आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर 4 बनेगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा नहीं है।
क्या कौन सा नहीं है? तो मद्यपान पर कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों में से कौन समिति नहीं हो सकती? तो कभी भी ग्राम पंचायत अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई 6 समितियों का गठन करता है, जिसके बारे में अभी कुछ क्वेश्चन बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो ये समिति है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है? यह समिति है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कौन कौन सी समिति का गठन किया जा सकता है ग्राम प्रधान के द्वारा। तो आप लोगों को ये बताना है कौन सा इसका आंसर बनेगा। आप लोग आंसर पढ़िए, तब तक 1 मिनट में मैं कुछ करती हूँ। हाँ, अब मैं बताती हूँ। हाँ, क्या था हमारा क्वेश्चन कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए गठित समितियों में से कौन सी समिति नहीं शामिल है? तो मैं बता रही थी कि ग्राम पंचायत अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समितियों का गठन करता है, और वो कौन कौन सी समितियां हो सकती हैं? तो नियोजन एवं विकास समिति पंचायत या ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ सकती है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति भी आ सकती है, जल प्रबंधन समिति भी आ सकती है, बट परिवहन समिति ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन कौन सी शक्तियों को वो क्रियान्वित करने के लिए संगठित कर सकता है? तो नियोजन एवं विकास समिति को संगठित कर सकता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति को गठित कर सकता है, जल प्रबंधन शक्ति को गठित कर सकता है, और यहाँ पर नहीं पूछा था तो हमारा आंसर 4 बन जाएगा, परिवहन समिति को गठित नहीं कर सकता। इसमें अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो वहां पर समितियों के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कितनी समितियों को गठित कर सकता है, जिसमें आप लोगों का हो जाता है नियोजन एवं विकास समिति आ जाती है, शिक्षा समिति आ जाती है, निर्माण कार्य समिति आ जाती है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति आ जाती है, प्रशासनिक समिति आ जाती है तथा जल प्रबंधन समिति आ जाती है, बट परिवहन समिति नहीं आएगी। इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताई हूँ, तो उस क्वेश्चन में अच्छे से देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों में शामिल है। अब वहां पर आप लोगों को समितियां पता थी ना, 6 समितियां होती हैं, जिसमें से एक आप लोगों की भूमि प्रबंधन समिति भी आती है। तो इसमें क्या क्या नहीं शामिल है आप लोगों को ये बताना है। क्या क्या शामिल है ये बताना है। तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंधन यह शामिल है। वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन। आप लोग बताइए क्या क्या शामिल हो सकता है। तो भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंधन शामिल हो सकता है, वन तथा वृक्षों का परिरक्षण शामिल हो सकता है, हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबंधन भी शामिल हो सकता है। तो इसका आंसर 4 बन जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित योजनाओं में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत के सहयोग से क्या मध्याह्न भोजन योजना संचालित होती है, क्या सार्वजनिक वितरण योजना संचालित होती है, क्या मनरेगा संचालित होती है, या किसान क्रेडिट योजना संचालित होती है? तो इसमें से कौन सी ग्राम प्रधान के द्वारा या ग्राम पंचायतों के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। इसके अलावा मनरेगा भी ग्राम पंचायत के सहयोग से संचालित किया जाता है, सार्वजनिक वितरण योजना भी संचालित किया जाता है, मध्याह्न भोजन योजना भी ग्राम पंचायतों के सहयोग से संचालित किया जा सकता है, बट किसान क्रेडिट योजना नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि कितने सदस्य होंगे? कभी भी किसी भी ग्राम पंचायत में
कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य होंगे। तो 1000 की जनसंख्या से जब नीचे रहेगा या 1000 की जनसंख्या तक ग्राम पंचायतों में 7 सदस्यों को चुना जा सकता है। 1000 से लेके 2000 की जनसंख्या तक 11 सदस्यों को चुना जाएगा। 2000 से लेके 3000 की जनसंख्या तक 14 सदस्यों को, और 3000 से जब ऊपर जनसंख्या रहेगी तो 16 सदस्यों का चुनाव होगा। ये था ग्राम पंचायतों में सदस्यों के चुनाव से संबंधित जनसंख्या पर निर्धारित सदस्यों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्याय पंचायत में न्याय पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। कभी भी जब न्याय पंचायत का गठन होगा तो न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या, कम से कम सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या, अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए। कम से कम सदस्यों की संख्या और अधिक से अधिक, कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और अधिक से अधिक संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 15 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा, किसके लिए लेखा परीक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सहकारी और पंचायती सदस्यों के लेखा परीक्षा का कार्य मुख्य लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि देश भर की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में। कह रहा है पूरे देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, पूरे देश में अनुसूचित जाति SC ST लिखना सबसे आसान है, ST और SC ST और पूरे भारत की जनसंख्या में सभी लोगों की संख्या के अनुपात में, क्या इसके अनुपात में लिया जाता है या अनुसूचित जातियों व जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनुपात। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्षेत्र विशेष दे दिया गया कि क्षेत्र में SC ST और वहां पर कुल जनसंख्या, और यहाँ पर क्या था, पूरे भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति और पूरे जितनी भी जनसंख्या है उनसे अनुपात, या उस क्षेत्र विशेष में ST SC और कुल जनसंख्या से अनुपात, या राज्यों की कुल जनसंख्या के अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या होने की संभावना सबसे प्रबल है। तो यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था होती है वो एक क्षेत्र विशेष होती है। क्या होती है, क्षेत्र विशेष होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनुपात, इस अनुपात को ही तय किया गया था आरक्षण संबंधी विधेयक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। फर्स्ट है, पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनुपात उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। ये हम लोग पहला देखे हैं, यही हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका आंसर था, तो ये तो सही ही होगा। अनुसूचित जातियों व जनजातियों की स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यता है। राज्य विधानमंडल का स्वविवेक था। क्या था, स्वविवेक था। यहाँ पर बाध्यता नहीं थी, यहाँ पर आदेशात्मक नहीं था, ये आदेशात्मक नहीं था। एक कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे,
आदेशात्मक और स्वविवेक। तो जो राज्य विधान मंडल था उसके स्वविवेक पर आधारित था कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देगा या नहीं देगा, बट आदेशात्मक या बाध्यता नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है कि पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षित होना चाहिए। ये क्या है, यह सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्त्रियों के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ये भी क्या है, यह भी 1/3 सही है। बट जो ये विधानमंडल की बाध्यता बताई गई है, बाध्यता नहीं होता है, बल्कि विधानमंडल के विवेक पर आधारित होता है कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करेगा या नहीं करेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा था तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3rd बनेगा। नेक्स्ट, पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम सीमा तो बता दी गई कि 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, बट आप लोग अधिकतम सीमा बताइए कि पंचायतों में महिला आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। तो क्या 1/3 ही, 1/3 से अधिक किसी भी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है? तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि 50% तो बिहार में ही है, इसके अलावा अलग राज्यों में भी है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस किस राज्य में 50% है। फिर है 50% अधिक होना चाहिए, फिर है 60% होना चाहिए, फिर है उपरोक्त कुछ राज्यों में तो 60% तक भी दी गई है। तो आप लोगों से पूछा है कि कितना होनी चाहिए अधिकतम सीमा, तो अधिकतम सीमा की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन मतलब क्या कहा जा सकता है, कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। अगर अधिकतम सीमा नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताइए। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है, तो आप लोग बताएंगे क्या ये संवैधानिक पद है या नहीं है। फिर है इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है। आप लोगों को मैं बताई थी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यानी कि यह असत्य है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम ही होता है कि पंचायत संबंधी निर्वाचन क्रिया को संपन्न कराए। फिर है इसे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी वृत्त उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कर्मचारी वृत्त जो होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये भी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो क्या होगा, इसे राज्यपाल के द्वारा, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसके कर्मचारियों को किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के कर्मचारियों को राज्यपाल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ पंचायत संबंधी जो निर्वाचन होता है इसके कार्य के लिए उत्तरदायी कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो विधानमंडल ना करके राज्यपाल करता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। तो इसका आंसर हमें असत्य देखना था, तो इसमें एक ही असत्य है कि इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है, जो कि विधानमंडल द्वारा ना करके राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड की हूँ कि अगर किसी भी राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना हो तो क्या करेंगे, क्या राज्यपाल हटा सकते हैं, तो नहीं हटा सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है, उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो आप लोगों को पता है 2/3 बहुमत से महाभियोग के तहत हटाया जाता है उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। ऐसे ही 2/3 बहुमत से ही पास करके राज्य निर्वाचन आयुक्त को ही हटाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है। तो कर्मचारी वर्ग सच में होता है या नहीं होता? अगर कर्मचारी वर्ग नहीं होता है तो कर्मचारी वर्ग को कौन उपलब्ध करवाता है? ये आप लोग बताएंगे। कर्मचारी वर्ग को राज्यपाल उपलब्ध करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता मुख्यमंत्री द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर क्या है? मुख्यमंत्री द्वारा करवाई जाती है। हमें असत्य छांटना है, तो देखेंगे कौन सा असत्य होगा। राज्य का विधानमंडल निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम होता है। तो आप लोगों को पता है कि निर्वाचन संबंधी विधि बनाने की जो शक्ति होती है या विधि बनाने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये भी सही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। यह भी सही है, राज्य का विधानमंडल ही निर्वाचन संबंधी विधि बनाने में सक्षम होता है। यह भी सही है। और यह भी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग का अपना कर्मचारी वर्ग नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल के द्वारा कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, बल्कि राज्यपाल द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमारा आंसर 2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें असत्य बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से करवाया जा रहा है? तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष से 32 विभागों के कार्य को चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा था? क्या किया था? हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किस सन में रखा था? तो हस्तांतरित करने का प्रस्ताव 1997 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो ग्राम पंचायत का कौन कौन सा कार्य हो सकता है? सांस्कृतिक क्रियाकलाप यह ग्राम पंचायत के तहत आ सकता है। महिला और बाल विकास यह भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बट अग्निशामक सेवाएं यह ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला और बाल विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलाप यह तीनों ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ सकते हैं। लेकिन हमें आंसर क्या देना था? कौन सा नहीं आता है? तो अग्निशामक सेवाएं ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की कितनी कार्यकारिणी संस्थाएं होती हैं? तो ग्राम सभा की 2 कार्यकारिणी संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक हमारी ग्राम पंचायत समिति होती है और दूसरी हमारी भूमि प्रबंधन समिति होती है, जिसमें गलती से शायद मैं वहां पे भूमि प्रबंधन समिति को मैं 6 समितियों में ऐड करती थी। वहां 6 समितियों में भूमि प्रबंधन समिति नहीं ऐड है, बल्कि कार्यकारिणी समिति में ऐड है। क्योंकि मैं जब आप लोगों को 6 बताई थी तो उसमें नियोजन एवं विकास समिति बताई थी, शिक्षा समिति बताई थी, निर्माण कार्य समिति बताई थी, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति बताई थी, प्रशासनिक समिति बताई थी और जल प्रबंधन समिति बताई थी। लेकिन नेक्स्ट में बोलते समय मैं फ्लो में 6 बोल गई हूँ, वो वहां नहीं, बल्कि ये तो कार्यकारिणी संस्थाएं 2 होती हैं, एक ग्राम पंचायत समिति और दूसरी भूमि प्रबंधन समिति होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस नियमावली के अनुरूप है? तो यहाँ पर नियमावली पूछा है कि किस नियमावली के अनुरूप है? तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायती समिति 2002 के नियमावली के अनुरूप है। किसके? 2002 नियमावली के अनुरूप है। नेक्स्ट हमारा है कि ग्राम पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से होता है? यहाँ पर समितियों के बारे में पूछा है,
जो 6 समितियां हैं वहां पर ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से होता है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, किस माध्यम से हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है सर्वसम्मति से, दूसरा है मतदान द्वारा, तीसरा है हाथ उठाकर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है वह सर्वसम्मति से भी हो सकता है, मतदान द्वारा भी हो सकता है तथा हाथ उठाकर भी करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियों को निर्धारित की जा सकती है? तो ये तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये कितनी है। तो ये आप लोग बताएंगे, ये 6 है। कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? नियोजन एवं विकास समिति है, शिक्षा समिति है, निर्माण कार्य समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, प्रशासनिक समिति है और जल प्रबंधन समिति है। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? तो ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए 2/3 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। बट इसको हटाने से पहले 15 दिन पहले यह सूचना ग्राम प्रधान के पास पहुंच जानी चाहिए और कभी भी ग्राम प्रधान को हटाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव 2 साल से पहले नहीं पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वार्ड के नाम से जाना जाता है। ग्राम स्वराज की मूल इकाई कौन सी होती है? तो ग्राम सभा ग्राम स्वराज की मूल इकाई होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 27 अप्रैल को आप लोगों को का पेपर है। बाकी धन्यवाद।